मॉर्निंग एवरीवन। पिछले लास्ट 3 से 4 दिनों में बहुत सी इंक्वायरी आई हैं। कुछ इंक्वायरी टेस्ट सीरीज को लेके थी, कुछ इंक्वायरी इस बात को लेके थी कि कुछ तो कंटेंट ऐसा डालते रहिए यूट्यूब पर ताकि हम लोग अगर कोई दूसरी टेस्ट सीरीज ले रखे हैं या नहीं ले ले पा रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन में एक आइडिया बनता रहे कि किस तरीके से पढ़ा जाए। सबके अलग अलग तरीके होते हैं, कोई बुक के थ्रू पढ़ता है, कोई कॉन्सेप्ट से पढ़ता है, कोई थ्योरी बेसिस पे पढ़ता है। कुछ कंटेंट हम आपके सामने आ रख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन चेक कीजिएगा कि अगर ऐसे सीन क्रिएट होते हैं तो आप कैसे टैकल करेंगे। ऑल्दो इट विल बी ए नॉलेजेबल वीडियो। यहाँ पर मैंने लॉन्ग टर्म इलास्टिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फार्मूला लिखा है। अब इस पे क्वेश्चन जो बनेगा वो कैसे बन सकता है। लॉन्ग टर्म इलास्टिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का जो फार्मूला है, अगर इससे रिलेट करके क्वेश्चन बनाया जाएगा, चूंकि पेपर क्रिएटिव आएगा इसमें कोई शक नहीं है। एटलीस्ट 40% ऑफ द पेपर नए क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, फ्रेम्ड क्वेश्चन मिलेंगे। एक तो ये हो सकता है कि ये जो क्रीप कोफिशिएंट यहाँ पे 1+θ में थीटा है, ये लॉन्ग टर्म इलास्टिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के रेफरेंस में रेसिप्रोकल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल या रेसिप्रोकल है या प्रोपोर्शनल है या बढ़ने से घटता है या घटने से बढ़ता है। इस पे क्वेश्चन बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, और इनडायरेक्ट चले जाएंगे, क्रीप कोफिशिएंट की जो डेफिनेशन होती है वो अल्टीमेट इलास्टिक क्रीप स्ट्रेन अपॉन इलास्टिक स्ट्रेन होती है। तो जो लॉन्ग टर्म इलास्टिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो इलास्टिक स्ट्रेन पे कैसे डिपेंड करता है, उससे कोरिलेट कर सकते हैं। दो स्टेटमेंट बना सकते हैं। जो इलास्टिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ईसी होता है वो 5000 रूट एफसी के होता है, उसमें थीटा नहीं होता है, उसको भी स्टेटमेंट में डाल सकते हैं। करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पे भी क्वेश्चन बना सकते हैं। इस पे न्यूमेरिकल भी बना सकते हैं थीटा की वैल्यू देकर। तो इतनी चीजें इस पे पॉसिबली हो सकती हैं। अगर आप प्योरली क्वेश्चन के थ्रू जा रहे हैं तो पॉसिबिलिटी है कि ये फार्मूला आपको मिल जाएगा, लेकिन इन संभावनाओं पे विचार एग्जाम में ही आप कर पाएंगे और बहुत क्विक कर पाएंगे तो सही हो जाएगा। और थोड़ा सा भी गड़बड़ कर जाएंगे, टाइम टेकिंग कर जाएंगे तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। तो एक तरीके से एक ये कॉन्सेप्ट पर पॉसिबल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हो सकते हैं, जो इस पर डिस्कस हो सकता है, वो होता है। इसके बाद जैसे अगला लिखा हुआ है, फॉर द पर्पज ऑफ डिजाइनिंग एनी एलिमेंट मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर द फॉलोइंग लोड्स। इसमें जो ये लोड्स हैं ये इस पर एक्ट करते हैं और पार्शियल सेफ्टी फैक्टर के हिसाब से कम्बिनेशन भी बनता है जो आप पढ़ते हैं 1.5 DL + LL इस तरीके से। तो उसमें ये जो लोड्स हैं, डेड लोड्स, इम्पोज लोड्स, विंड लोड्स, अर्थक्वेक लोड्स, इरेक्शन लोड्स, इसमें जो क्वेश्चन अब तक आए हैं उनमें क्वेश्चन यही आया है कि ये सभी लोड आपको दे दिए जाएंगे कि कौन से लोड लगते हैं, उसमें बीच में एक नॉट या इनकरेक्ट का क्वेश्चन होगा। तो इनके अतिरिक्त कोई मैन्युफैक्चर्ड लोड बनाकर सामने दिया जाता है, उसको आपको पकड़ना होगा, ये लोड उसमें रहना चाहिए। एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा, 2 बार पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ इम्पोज्ड लोड, और उसमें लाइव लोड दे दिया, स्नो लोड दे दिया, डस्ट लोड दे दिया और विंड लोड दे दिया। तो विंड लोड तो इम्पोज लोड से अलग है। तो इम्पोज लोड में जो आते हैं वो लाइव लोड है, क्रेन लोड है, स्नो लोड है, डस्ट लोड है, वेव लोड है, अर्थ प्रेशर है, ये इम्पोज लोड में आते हैं। तो इस तरीके से इस पे एक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके बाद जो अगला कॉन्सेप्ट है उसमें मेन जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है मिनिमम अलाइवल फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट। आगे स्लाइडिंग भी हो सकता है, ओवर टर्निंग भी हो सकता है, दोनों के क्वेश्चन पूछे गए। अब इसमें यह चीज होता है कि कंसीडरेशन जो है, डेड लोड, लाइव लोड, अर्थ प्रेशर कंसीडर्ड किए गए हैं विद आइदर सिस्मिक फोर्सेज और विंड फोर्सेज। विद आइदर सिस्मिक फोर्सेज और विंड फोर्सेज, मतलब विंड फोर्सेज और सिस्मिक फोर्सेज को कंसीडर किया गया है। तब मिनिमम अलाउएबल फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग फॉर ए कैंटिलेवर रिटेनिंग वॉल, तब वैल्यू होगी 1.5। तब वैल्यू होगी 1.5। अगर कंसीडर नहीं किया गया है तब वैल्यू होगी 1.75। इतना पढ़ने के बाद जब आप एग्जाम में बैठे तो क्वेश्चन में अगेंस्ट स्लाइडिंग की जगह ओवर टर्निंग लिखा हुआ है, और आपको कंसीडरेशन और नॉन कंसीडरेशन में 2 स्टेटमेंट दिए हैं। S1 में कंसीडरेशन है, S2 में नॉन कंसीडरेशन है, और आप स्लाइडिंग पढ़ के गए हैं। तो अब क्या करेंगे, आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो नॉलेज होनी चाहिए, तो नॉलेज क्या कहती है कि ओवर टर्निंग में वैल्यू सेम रहती है, बदलती नहीं है कंसीडरेशन में। और अगर हम कंसीडरेशन नहीं कर रहे हैं विंड फोर्सेज का, सिस्मिक या अर्थक्वेक फोर्सेज का, तो उसकी वैल्यू 1.75 नहीं होती है, उसकी वैल्यू होती है 2। उसकी वैल्यू होती है 2। तो इस तरीके से स्टेटमेंट के क्वेश्चन ये हो जाएंगे। इसके अलावा ये मतलब मैं आरसीसी को डिकोड कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट बुकलेट है ये, ऑल्दो ये
पेड ग्रुप की बुकलेट है, बट इतने मैसेजेस के बाद मुझे लगता है कुछ हिस्सा बता देना ये थोड़ा सा बेहतर रहेगा, ताकि आप लोगों का एक माइंडसेट तैयार हो। अब अगर स्लैब में मिनिमम रेनफोर्स क्राइटेरिया पे क्वेश्चन बनेगा, मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूं वो बहुत सिंपल ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू के फॉर्मेट में नहीं बता रहा हूं। अगर क्वेश्चन कॉलम के सेंस में बने, एजर्सन रीजन में बने, स्टेटमेंट में बने, नॉट इनकरेक्ट में बने, तो इजी नहीं होता है किसी के लिए भी। इट्स नॉट इजी टू करेक्ट इट, इट्स इजी टू अंडरस्टैंड इट, बट इट्स नॉट इजी टू करेक्ट इट। टिपिकल होता है कि एक सही एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है, दोनों स्टेटमेंट सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, ऐसी तमाम चीजें माइंड में आती हैं। तो उसके सेंस में कंसेप्चुअली ग्रिपिंग भी इंपॉर्टेंट है, और उस पर डिस्कशन अगर हो तो एक आर्गुमेंटेटिव माइंड तैयार होता है, और उससे हम एक फंडामेंटल मेमोरी में एक क्रिटिकल ट्रुथ एग्जिस्ट कराते हैं, जिससे हमें एग्जाम में पक्का हेल्प मिलती है। स्लैब के कंडीशन में मिनिमम रेनफोर्स क्राइटेरिया जो होता है उसमें डिपेंडेंट है। माइल्ड स्टील है तो 0.15% ऑफ टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया, HYSD बार है तो 0.12% ऑफ टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब वहां दिक्कत क्या आएगी, अगर उसने आपसे क्वेश्चन पूछा मिनिमम रेनफोर्समेंट वैल्यू इज जस्ट डिनोटेड बाय M फॉर माइल्ड स्टील and denoted by H for HYSD bar. Such type of possibility is existing. I am a little bit exaggeration यहाँ पे लगेगा, but ऐसा है. And he is asking the value of M upon H, and that the option is not 15 upon 12. The option is 5/4, and even the option is 1.25. And you will be fused. What is the ratio here? 1.25. What is the value? But if you are still in mind, then you will realize 0.15% upon 0.12%. Divisible, percentage will be cut down, value will be divided on the basis of factor, and the value will come out to be 5/4. That's why value is 1.25. So such type of things may happen. Maximum diameter should not be greater than 1/8. It's very simple. Columns के लिए जो longitudinal reinforcement criteria होता है, it should not be less than 0.8% and should not be greater than 6%. And it is asked many times. So it's very simple. बीम्स के लिए अगर टेंशन रेनफोर्समेंट क्राइटेरिया की बात की जाए तो मिनिमम एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट के लिए फार्मूला यूज होता है, यहां से आपकी AST की वैल्यू निकल आती है। मैक्सिमम एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट 4% BD और 0.04 BD। इसमें जो क्वेश्चन फंसाता है वो स्मॉल बी और स्मॉल डी और स्मॉल बी और कैपिटल डी, कवर को यूज करना, कवर को ना यूज करना, उससे स्मॉल डी और कैपिटल डी आप समझते ही होंगे। तो यहाँ पे कैपिटल डी रहता है, ये गलती ना करिएगा। इसके अलावा जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू लोड कॉम्बिनेशन के लिए होती है, हमने ऊपर बात की है, उसमें 1.5 का फैक्टर यूज होता है डेड लोड और लाइव लोड में। जबकि डेड लोड कंट्रीब्यूट्स टू द स्टेबिलिटी, डेड लोड असिस्ट ओवरटर्निंग, उसके केस में 0.9, और जब कंसिडरेशन होता है नहीं होता है उस दोनों की कंडीशन में 1.2, 0.9, ये दोनों फार्मूले यूज होते हैं, जो कि बहुत यूजुअल है। इसके अलावा इस पे जो क्वेश्चन बनेगा, मुझे लगता है 95% ये मैच द कॉलम में क्वेश्चन आएगा। 95% इट विल कम। एक तरफ आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 दिया होगा, दूसरी तरफ आपको विंड लोड, इम्पोज्ड लोड और डेड लोड, लाइव लोड इस तरीके का दिया होगा। तो पार्ट 1 में आप जानते ही हैं डेड लोड आता है, पार्ट 2 में इम्पोज्ड लोड आता है, पार्ट 3 में विंड लोड आता है, और पार्ट 4 में स्नो लोड आता है। पीपल जनरली रिमेंबर इट DIW and yes, DIWS पार्ट 1, 2, 3, 4। खैर, तो यहां से ये वाला हिस्सा कवर होता है। सो वी आर डिस्कसिंग द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड वेयर वी कैन बी ए लिटिल बिट कंफ्यूज्ड। तो यहां पे एक और बहुत सिंपल क्वेश्चन है जो इस हिस्से से बन सकता है कि अगर वो चाहें तो स्टेटमेंट लिख सकते हैं, IS 800/2007 इज द कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर प्लेन एंड रेनफोर्स्ड कंक्रीट। दैट विल बी रॉन्ग। दिस इज 456/2000। 800/2007 is for general construction in steel. IS 1343/2012 is for pre-stressed concrete. This question has been asked many times. बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। तो ये 3 इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा ग्रेविटी रिटेनिंग वाल से क्वेश्चन बहुत बनेगा। आई थिंक ग्रेविटी रिटेनिंग वाल से क्वेश्चन बहुत बन सकता है। जैसे इट इज नॉट यूज्ड फॉर हाइट्स मोर देन 3 मीटर। ग्रेविटी रिटेनिंग वाल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कैंटिलीवर रिटेनिंग वाल, ग्रेविटी रिटेनिंग वाल। तो मोर देन 3 मीटर, इस पे सिंपल MCQ बन सकता है। और कैंटिलीवर रिटेनिंग वाल में ये कॉमन टाइप ऑफ रिटेनिंग वाल है, और इसकी हाइट जो रेंज करती है वो 3 मीटर से 8 मीटर बनती है।
इट इज नॉट यूज फॉर हाइट्स मोर देन 3 मीटर। ग्रेविटी रिटेनिंग वाल अंडर 3 मीटर में यूज होती है। अगर हम 3 मीटर के ऊपर जाते हैं तो हमें 8 मीटर तक कैंटिलीवर रिटेनिंग वाल यूज करने का अधिकार है। अब इसके बाद काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वाल्स जो होती हैं वो इकोनॉमिकल होती हैं, हाइट ओवर अबाउट 6 मीटर के ऊपर कैंटिलीवर रिटेनिंग वाल यूज की जाती हैं, इकोनॉमिकल होती हैं। और ये क्वेश्चन 3 से 4 बार आया है कि कितनी हाइट पर ये इकोनॉमिकल होती है काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वाल। इस पे क्वेश्चन इसके फिगर पे भी आया है, इसका फिगर कैसा दिखता है। इसका फिगर दे के इसका टाइप पूछा गया है, किस प्रकार की रिटेनिंग वाल है। 3 बार इसका फिगर डीडीए जेई, DSSS झारखंड जेई, जम्मू कश्मीर जेई, तमाम एग्जामों में जब आप जाएं तो फिगर के क्वेश्चन डिफरेंट स्टेट जेई में पूछे जाते हैं, जिसको एसएससी जेई ने फॉलो किया है। तो फिगर के क्वेश्चन पे भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके अलावा कुछ फुटिंग के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं जिनमें गलतियां हो जाती हैं, जैसे थिकनेस एट द एज, ये 456-2000 के हिसाब से है, जो हमने मेंशन नहीं किया है, आप अंडरस्टूड माना जाना चाहिए। थिकनेस एट द एज शैल नॉट बी लेस देन 150 mm फॉर फुटिंग्स ऑन सॉइल and not less than 300 mm on for footing on piles, for footing on piles, for footing on soil। और इस पे मतलब हमने क्वेश्चन कम्युनिटी में डाला था, उसमें क्वेश्चन में था 4561978 और मैंने उसका आंसर 150 दिया था। उसका आंसर 150 ही होगा। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आपने फुटिंग ऑन पाइल्स पूछा है, ये क्लासिफिकेशन तो 456 में ही है, जब क्वेश्चन में आप 1978 पूछ रहे हैं। हम क्वेश्चन कोई भी अगर कम्युनिटी पे डाल रहे हैं, अगर क्रिएटेड होगा तो उसके आगे हैशटैग मैजिकल क्वेश्चन लिखा होगा या न्यू क्वेश्चन लिखा होगा, वीआईपी क्वेश्चन लिखा होगा, क्रिएटेड क्वेश्चन लिखा होगा। अदरवाइज जो क्वेश्चन डाल रहे हैं वो किसी एग्जाम में पूछा गया है, ना तो हम फ्रेम करते हैं ना ही, अगर हाँ फ्रेम करते हैं तो मैजिकल क्वेश्चन हैशटैग लगा होगा। अगर मैं फ्रेम कर रहा हूं, मैं क्वेश्चन जो आए हुए हैं उनमें से जो क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, आप वहां गलती कर सकते हैं, उन क्वेश्चंस को प्रिसाइसली वे में डालते हैं। तो जैसे कुछ लोगों को लगता है कि 300 mm है तो इसमें क्या है, क्वेश्चन जैसा आया मैंने वैसा डाला, उसका जो आंसर मुझे लगा या मैंने रिसर्च करके उसको काउंटर किया वो मैंने डाला। तो जब 1978 था तो ये क्लासिफिकेशन ही नहीं है, मेंशन ही नहीं है उसमें कि ये ऑन पाइल्स होगा ऑन सॉइल होगा। वो ऑन सॉइल को केवल मेंशन किया और ऑन पाइल्स उसी में कंसिडरेशन में है तो वो 150 ही रहेगा। ये 456-2000 आने पे ये क्लासिफिकेशन डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपने पढ़ रखी हैं। जैसे कोई क्वेश्चन था अभी कल मैंने डाला था, तो उसमें वो वैल्यू नियर अबाउट 35 कंसीडर की गई क्योंकि उसमें 40 ऑप्शन में नहीं था। हाँ, वहां पे मैंने 40 ऑप्शन वाला क्वेश्चन डाला जो एक एग्जाम में पूछा गया 35 के साथ, वहां आंसर 45 होगा क्योंकि 35 सिंपली सपोर्टेड के लिए, वो कॉन्टिन्यूअस के लिए क्वेश्चन पूछ रहा है। और पीपल नीचे करेक्ट योर सेल्फ, आई एम सॉरी दिस विल बी 35। तो यहीं पर तो चीजें मैटर करती हैं। अगर मैं क्वेश्चन कम्युनिटी पे डाल रहा हूं और इवन आफ्टर योर करेक्शन आई एम नॉट रिप्लाइंग और करेक्टिंग यू, इट मीन्स यू आर रॉन्ग। तो ये चीजों को ध्यान देना जरूरी होता है और फिर ये कैरी जाता है। मतलब अगर यही एग्जाम में आया आपने 35 लगाया, फिर आप उसको प्रोड्यूस करेंगे, फिर क्लेम करेंगे, फिर कहेंगे आंसर की गलत रही, उससे कॉपी चेक करते हैं, या आंसर की गलत एकदम से नहीं होती है ऐसे। इवन यूपीएई में लोग हाई कोर्ट तक गए आंसर की गलत होने पे, जबकि क्वेश्चन का आंसर सही था, बुक में जो लिखा हुआ है वो फंडामेंटली गलत है। क्योंकि कई ऐसे क्वेश्चन है जो बुक में गलत हैं और पीपल जो नए मतलब इसमें सिविल इंजीनियरिंग में आ रहे हैं उसको करेक्ट करते जा रहे हैं। डाटा इंटरनेट पे बुक्स में समय के साथ करेक्ट नहीं हो रहा। गुप्ता एंड गुप्ता में 23 क्वेश्चन गलत हैं ओवरऑल, 23 प्रमाणिकता के साथ। अब वो 23 में अगर 1-2 एग्जाम में आते हैं और आप उसका क्लेम गुप्ता एंड गुप्ता से करते हैं, कंसीडर थोड़ी ना किया जाएगा। यू कैन से इवन आफ्टर द रिजल्ट दैट देयर वर 2 क्वेश्चंस दे गिव द आंसर की रॉन्ग। एक्चुअली द आंसर की इज नॉट रॉन्ग, द आंसर की इज प्रिपेयर्ड बाय द वेरी experienced teacher, PhD holder, so they do not consider the Gupta and Gupta back answer key जो वहां दी हुई है। तो there are fixed 23 questions are on, और अगर मुझे मौका मिलेगा तो I will make the video over those 23 questions। लेकिन ये बात समझनी है कि बहुत जल्दी आप रिएक्ट करते हैं। जैसे पेपर है कि पेपर अगस्त में होगा, जुलाई के लास्ट एंड में होगा, ऐसा कैसे हो सकता है, आपने सितंबर में बोल दिया, यू आर फेकिंग। भाई अभी दिसंबर में पेपर हुआ है और आप अगस्त में कराना चाहते हैं, तो लॉजिकल नहीं है। जिस तरीके से साइकिल चलती है एग्जाम्स की, उसमें एक सर्टेन टाइम पीरियड का गैप होता है, क्योंकि जब आपकी जो वैकेंसी भी निकलती है उसमें भी एक सर्टेन टाइम पीरियड का है। आज अगर कोई रिटायर हो रहा है तो वो जो बनाया जाता है वैकेंसी का डिटेल, वो भी एक 12 मंथ्स के रेफरेंस में बनाया जाता है। यूपीएससी भी जो एग्जाम कंडक्ट कराती है वो 12 मंथ्स के रेफरेंस में कराती है। तो उस बेसिस पर
और जो नोटिफिकेशन आता है एग्जाम डेट का, अगर पहले से तय है कि अगस्त में होना है, कहीं पे भी सिंबॉलिकली भी कहीं लिखा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा हो। हम मानने के लिए भी तैयार हैं कि चलिए हाँ ऐसा ऑर्डिनेंस है, ऐसा कहीं बहुत ज्यादा रिटर्न में क्लॉज में नहीं लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि ऐसा नहीं कर सकते। तो ये सब चीजें हैं। जल्दबाजी में रिएक्शन देना, जल्दबाजी में जजमेंट देना, ये वीक मेंटल पर्सोना माना जाता है। तो थोड़ा सा रिसर्च वे में मेरे हिसाब से अगर आप काउंटर करेंगे तो वो फिर सामने वाले को भी इस लेवल पे खड़ा करने की कोशिश करता है कि चलो इसका भी कुछ एंगल बनता है। खैर मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, सब एवरीवन हैव द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। अगला क्वेश्चन है, फॉर रेनफोर्समेंट फुटिंग इज ट्रीटेड एज inverted slab as per IS 456/2000 the minimum percentage of reinforce of steel वही है 0.12% HYSD बार और 0.15% माइल्ड स्टील के साथ है। मिनिमम क्लियर कवर अगर फुटिंग्स में है तो 50 mm रहता है। परमिसिबल शियर स्ट्रेस, इस पे बड़ा बहस होती है, ये क्वेश्चन एक दो बार पूछा गया है। परमिसिबल शियर स्ट्रेस फॉर फुटिंग अकॉर्डिंग टू लिमिट स्टेट मेथड 0.25 रूट FCK और अकॉर्डिंग टू वर्किंग स्ट्रेस मेथड 0.16 रूट FCK। अब इसमें अगर मान लो आपको M20 में पूछ दें कि परमिसिबल शियर स्ट्रेस लिमिट स्टेट से और वर्किंग स्टेट से क्या होगी, वैल्यू निकाल के बताओ, तो वहां पे कोई M20 M10 कुछ भी लिखा हो उसकी वैल्यू क्या होगी, अगर मतलब अलग अलग दे दें, अगर अलग अलग पूछ रहे हैं तो FCK की वैल्यू रखनी पड़ेगी। और अगर रेशियो पूछ रहे हैं तो वो रेशियो तो 25/16 नहीं होगा, और अगर अलग अलग पूछ रहे हैं तो वैल्यू FCK की रखनी पड़ेगी। वैल्यू रख दीजिए, आंसर निकाल लीजिए, अंडर रूट के बाद मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो दीज टू वैल्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वन क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, आई थिंक गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, प्लेन कंक्रीट पियर का। ये आपका जम्मू कश्मीर के JEE एग्जाम में पूछा गया था, और शायद मे बी पॉसिबली DSSB AE में भी पूछा गया है। प्लेन कंक्रीट पियर, और इसका क्वेश्चन जो था ये पहली ही लाइन थी, द हाइट ऑफ द पियर shall not exceed how many times the least lateral dimension, 6 times. When the height exceeds 6 times the least lateral dimension, the buckling effect shall be taken into account, but in no case shall the height exceed 12 times the least lateral dimension. मतलब ये मिनिमम 6 टाइम एंड मैक्सिमम अप टू 12 टाइम्स, इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए बकलिंग इफेक्ट के बाद पे, तो वो रप्चर हो जाएगा। The minimum horizontal dimension of the pier shall be 2 feet. ये हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है, and should not less than 1/12 times its height. ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, ये 2 पॉइंट्स आपके इंपॉर्टेंट है। लिमिट स्टेट पे जो क्वेश्चन बनते हैं उनमें लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स होता है, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी होती है, 2 लिमिट स्टेट होती है। लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में जो होता है आपको कुछ चीजें याद रखनी है उसमें, जो रेजिस्टेंस टू बेंडिंग, शियर, टॉर्सन एंड एक्सियल लोड एट एवरी सेक्शन शैल नॉट बी लेस देन द एप्रोप्रिएट वैल्यूज एट दैट सेक्शन प्रोड्यूस्ड बाय द मोस्ट अनफेवरेबल कॉम्बिनेशन ऑफ लोड्स ऑन द स्ट्रक्चर यूजिंग द एप्रोप्रिएट पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। ये जो रेजिस्टेंस है बेंडिंग, शियर, टॉर्सन, एक्सियल लोड, इस पे क्वेश्चन वो कैसे बनाएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्राइटेरिया फॉर द लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। नीचे बेंडिंग, शियर, टॉर्सन, और चौथा ऑप्शन दे दिया क्रैकिंग। अब नॉट का क्वेश्चन है, क्रैकिंग तो इसमें है नहीं, वो लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में है, तो क्रैकिंग इसका आंसर हो जाएगा। अभी क्रैकिंग को हटा देते हैं, डिफ्लेक्शन डाल देते हैं, ये भी लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में, ये भी इसका आंसर नहीं होगा लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में, तो करेक्ट ऑप्शन डिफ्लेक्शन हो जाएगा। अब हम मैक्सिमम कंप्रेशन या कंप्रेशन डाल देते हैं, तो ये भी लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में नहीं है, तो यहां पे ये आंसर हो जाएगा। यानी कि लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में मेनली क्रैकिंग, डिफ्लेक्शन और मैक्सिमम कंप्रेशन कंसीडर होता है। और कहा भी जा रहा है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी ऑफ प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट शुड सेटिस्फाई क्रैकिंग, डिफ्लेक्शन एंड मैक्सिमम कंप्रेशन। अब इसमें क्वेश्चन बनाएंगे तो इसमें बेंडिंग डाल देंगे, उठा के शियर डाल देंगे, टॉर्सन डाल देंगे, नॉट का क्वेश्चन बन जाएगा। नॉट का नहीं बनाएंगे तो इन्हीं तीनों को दे देंगे, तो 1 2 3 आंसर में हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन इसमें बनते हैं। इसके अलावा कोडल प्रोविजन में डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस बहुत पूछी जाती है, ये मान लो फिक्स्ड क्वेश्चन है ऑलमोस्ट, इससे एक MCQ फिक्स्ड है। ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस है, इस पे एक MCQ सिंपल फिक्स है, और स्टेटमेंट में अगर बनेगा तो वो भी बन सकता है। तो M20 की डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस 1.2 है, M25 की 1.4 है, सबसे ज्यादा M35 और M40 एंड एबव पूछा गया है, 1.7 और 1.9। तो मैं मेंशन किए दे रहा हूं ताकि ये ना रहेगी ये चारों माइंड में कैसे रहेंगे, बहुत सिंपल है। डिफॉर्म बार्स के लिए IS कोड भी पूछा गया है, तो वो 1786 होता है कि वैल्यू 60% यूज होती है, HYSD है डिफॉर्म बार्स के लिए। और बार्स अगर कंप्रेशन में है तो वैल्यू ऑफ बॉन्ड स्टेट फॉर बार्स इन टेंशन शैल बी इंक्रीज्ड बाय 25%।
और ये 25 कैसे इंक्रीज करेंगे, 1.6 तो इसकी वजह से हो गया इंटू 1.25, इस तरीके से। क्योंकि अगर एच वाई एस डी बार में अगर ये टेंशन में है, कंप्रेशन में है, तो 1.25 का गुणा होगा। तो इस पे बहुत अच्छा क्वेश्चन एक बार पूछा गया, तो वो आंसर 1.92 शायद आता है। 1685, 16 दूनी 32, 48, 16 कम 16 4 20, मतलब 1.92। इसको आप करके देखिए तो वो आंसर इस पे आएगा। सपोज दैट, देख लीजिएगा मल्टीप्लाई करके, मैंने कल क्वेश्चन देखा था तो उसमें शायद यही संभावना थी। बाकी जो आएगा इसमें 25% इंक्रीमेंट होगा। इसके बाद IS 456 से लैप स्लाइस से क्वेश्चन बहुत आते हैं। स्ट्रेट लेंथ ऑफ लैप शुड नॉट बी लेस देन 15 और 200 mm विच एवर इज मोर। ये भी क्वेश्चन पूछा गया। 15 लेस देन 15 और 15 mm नहीं, लेस देन 15। स्ट्रेट लेंथ ऑफ लैप शुड बी लेस देन 15.5 or 200 mm whichever is more. Lap length must be at least equal to the development length, or in no case lap length should be less than 305 or LD for flexure and 305 or 2 LD for direct tension and 24.5 for compression. इस पे तो क्वेश्चन बहुत आसानी से क्रिएट हो सकता है। इस पे तो क्वेश्चन बहुत आसानी से क्रिएट हो सकता है। इसके अलावा स्प्लाइसेज में जो टेंशन मेंबर में है वो इनक्लोज्ड बाय स्पाइरल्स मेड अप बार्स ऑफ डायमीटर नॉट लेस देन 6 mm along with pitch not exceeding 100 mm। इस पे भी क्वेश्चन आया है, नॉट एक्सीडेंट हाउ मच, ब्लैंक करके, तो 100 mm होगा। इसके अलावा अंडर रेनफोर्स बैलेंस सेक्शन ओवर रेनफोर्स में बहुत सिंपल एमसीक्यू बनते हैं। एक्सयू लेस देन है, अगर एक्सयू लिमिट के तो अंडर रेनफोर्स होगा, बराबर हो तो बैलेंस्ड है, ओवर रेनफोर्स है। इसमें मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पे भी क्वेश्चन बनता है, वो सेम फॉलो होता है जो आपका न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ के लिए होता है, सेम फॉलोइंग होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता है। फिर इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज पे न्यूमेरिकल बनेगा, एक पॉसिबिलिटी है, चाहे टी बीम पे बने आइसोलेटेड में, या मोनोलिथिक में बन जाएगा टी बीम पे। एल बीम कम पूछा जाता है, तो दोनों में डिफरेंस आपको पता ही है। जनरली मोनोलिथिक टी बीम से क्वेश्चन बनता है, तो वो BW + L बाई 6 + 6 DF होता है। एक बार उस पर क्वेश्चन लगा लीजिएगा। साइड फेस रेनफोर्समेंट पे सेकेंड वाला बहुत पूछा गया है, लोगों को रटा हुआ है। नॉट सब्जेक्टेड टू टार्सन उसमें लिखा नहीं जाता है, कंसीडर मान लेते हैं कि नॉट सब्जेक्टेड टू टार्सन है, लेकिन 450 वाले में लिख कर आता है तो उसमें लिखा रहेगा बीम इज सब्जेक्टेड टू टार्सन, तो वहां 450 होगा। और आप 750 ऑप्शन में दे रखे होंगे, वो 99% आप गलत करेंगे, निगेटिव में पाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर सब्जेक्टेड टू टार्सन है तो 450 होगा। 750 आप कई बार क्वेश्चन पा चुके हैं तो गलत कर सकते हैं। और जो वेब एरिया होता है वो 0.1% होता है, दोनों साइड्स पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। इस पे भी क्वेश्चन बना है, डिस्ट्रीब्यूट ओनली ऑन वन साइड। स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन आया है, 3 स्टेटमेंट दिए हैं, पहला स्टेटमेंट ये है, दूसरा स्टेटमेंट ये है, तीसरे स्टेटमेंट में ये नहीं लिखा है कि इक्वली ऑन बोथ साइड्स फेसेज है, सिर्फ ऑन वन साइड फेस है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। उसने क्वेश्चन में पूछा है कि स्टेटमेंट कौन से सही है, तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। ये क्वेश्चन आपका केरला एई में पूछा गया है, KPSC एई में पूछा गया था। अगला जो क्वेश्चन है वो भी बहुत बार पूछा गया है, डिजाइन शियर स्ट्रेस रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट में किस पे डिपेंड करती है। 3 ऑप्शन थे, तो उस तीसरा ऑप्शन मुझे याद नहीं, वो स्टील के संदर्भ में कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जो कि नहीं होगी। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट पर डिपेंड करती है डिजाइन शियर स्ट्रेस, और परसेंटेज ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट पे डिपेंड करती है। जब आप वो पढ़ते हैं फार्मूला AST 0.87 FY/FC के, जो बैलेंस सेक्शन का हम फार्मूला पढ़ते हैं 0.36 BXU = 0.87 FY/AST, तो उसमें आपका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट FCK भी आता है और परसेंटेज ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट भी आता है। तो उस हिसाब से जो डिजाइन स्ट्रेस होती है, तो यहाँ पे जो पूछा गया क्वेश्चन डिजाइन स्ट्रेस का, तो वहां पे आप कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, परसेंटेज ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट, ये दोनों रहेंगे। और अगर मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ पूछा जाए, ध्यान रखिएगा, डिजाइन शियर स्ट्रेस τC एंड हियर टाउ मैक्स, मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ, ये केवल और केवल ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड करती है। और ये सिर्फ ये क्वेश्चन तो गेट में पूछा गया था, फिर कई बार रिपीट हुआ, ग्रेड ऑफ कंक्रीट ओनली। अब ये क्वेश्चन इस फॉर्मेट में कम पूछा जा रहा है, इस फॉर्मेट में ज्यादा पूछा जा रहा है। आपको दे दिया गया व्हाट अबाउट M30, M30 में τC मैक्स की वैल्यू क्या होगी, τC मैक्स को मतलब मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ, तो M30 में 3.5 होगी।
M25 में पूछ लिया 3.1 होगी, M20 में पूछ लिया 2.8 होगी। तो इस पे क्वेश्चन बहुत बन रहा है। इसके अलावा जो शियर एनफोर्समेंट है वो जो प्रोवाइड किया जाता है, इस पे ऑब्जेक्टिव पूछा गया। तो उसका मेन पर्पज होता है टू रेजिस्ट द डायगोनल टेंसर ऑफ प्रिंसिपल टेंशन इन द बीम। डायगोनल फेल्योर्स अकर व्हेन द शियर स्पान इज हायर देन 3 times द वैल्यू ऑफ इफेक्टिव डेप्थ। तो ये क्वेश्चन पूछा गया, क्या करने के लिए शियर एनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है? तो रेजिस्ट द डायगोनल टेंशन और प्रिंसिपल टेंशन। इसके अलावा इसमें और भी इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती हैं आरसीसी में। तो ये हमने आपके सामने क्वेश्चन डिस्कस किए। आपको 2 से 3 क्वेश्चन तो कंफर्म ही मिलेंगे इस डाटा से, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो 9044504675 पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हम आपको एक डॉक्यूमेंट शेयर कर देंगे, उसमें अगर आपको लगता है कि आप इसके थ्रू मैनेज कर सकते हैं चीजें, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।